हेलो एवरीवन, आई एम सनी देवंदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत के हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ लिए। ठीक है, आज हमारा ये 4th पार्ट होगा प्रतिशत का। और जैसा कि हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं, साथ में ट्रिक्स भी देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना। और हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 2 कॉन्सेप्ट को समझने। ठीक है ना। टाइप 2 का कॉन्सेप्ट समझिए एक बार आप, फिर आने वाले टाइप 3 टाइप 4 के क्वेश्चंस आप लोग इजीली समझ जाओगे। इसी से ही रिलेटेड है टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझना। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ टाइप 2 को समझाने के लिए। क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन मैं उसमें क्या क्या समझाना चाहता हूँ वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइप 3 टाइप 4 यहीं से कवर हो जाएंगे आपके। देखिए टाइप 2 की बात करते हैं। अब टाइप 2 के लिए एक पहला क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। समझिए, हमसे कहा गया है कि कोई भी एक विद्यालय है और उस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, फिर विद्यार्थियों की संख्या में दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, और फिर विद्यार्थियों की संख्या में 10% की कमी होती है। तो हमसे पूछा जाएगा कि बताइए विद्यार्थियों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। इसको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो 3 तरीके देखेंगे यहाँ पर। पहला तरीका समझने जा रहे हैं हम यहाँ पर, मेथड 1। ध्यान से समझना। देखिए मेथड 1 की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया था, जब भी प्रतिशत के साथ में वृद्धि शब्द जुड़ेगा तो संख्या पहले 100 में जुड़ेगी, और अगर कमी शब्द होगा तो संख्या 100 में से घटेगी। अब यहाँ पर कहा गया 10% की वृद्धि। 10% वृद्धि का मतलब संख्या 100 में जुड़ेगी, मतलब कितना लिखेंगे 110। 20% वृद्धि का मतलब 120, और 10% कमी का मतलब 90। ठीक है, अब देखिए नीचे हमें 100 लिखना है, नीचे हमें 100 लिखना है। ठीक है ना, लेकिन 100 कितने बार लिखना है वो समझिए। अब देखो ऊपर जितनी भी संख्या होगी उससे एक कम बार 100 लिखना है हमें। ठीक है ना। क्यों लिखना है, 100 ही क्यों लिखना है, वो सारी चीजें मैं अभी इधर पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है ना। आप लोग अभी केवल इतना सा समझिए कि अगर ऊपर 3 संख्या है तो ऊपर जितनी भी संख्या होगी उससे एक कम। ठीक है ना, 3 है तो ये 3 से एक कम कितना होगा 2। हमें 2 बार 100 लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऊपर 4 संख्या होगी तो हमें नीचे 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 बार 100 लिखना पड़ेगा। 5 संख्या होगी तो नीचे 4 बार 100 आएगा। ऊपर जितनी भी संख्या होगी उससे एक कम बार 100 आएगा। ठीक है ना। तो अब समझिए यहाँ पर ऊपर 3 संख्या है तो हमें लिखना पड़ेगा 2 बार 100। अब देखो मैंने नीचे 100 को 2 बार ही क्यों लिखा और 100 ही क्यों लिखा, तो समझिए इधर समझते हैं। अब इधर आ जाओ, अभी मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है ना, अब इस तरफ आ जाइए। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, अभी उसको भी सॉल्व करेंगे। अभी केवल मैं इतना सा ये समझा देता हूं कि नीचे 100 कहां से आ गया और 2 ही बार क्यों आया। देखिए मेथड 2 की बात करते हैं तो समझिए बात को। यहां पर देखो आप मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग में प्रारंभ में क्या विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, क्या नहीं दी गई ना। तो यहां पर हम प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या को मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में विद्यार्थियों की संख्या दी 100। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 1 वर्ष बाद विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर आएगा सर प्रारंभ में तो 100 थी, अब यहां पर 10% की वृद्धि हो रही है। तो आप मुझे बताओ इस 100 का हम 10% निकालें या फिर इस 100 का 110% निकालें। मैंने आपको बताया था अगर इसके साथ में वृद्धि नहीं होता तो आप 100 का 10% निकालो, लेकिन प्रतिशत के साथ में वृद्धि लग गया तो पहले संख्या 100 में जुड़ेगी, मतलब 100 + 10 कितना होगा 110। इसका मतलब आप इस 100 का कितना प्रतिशत निकालोगे 110%। इसका मतलब ये हुआ 1 वर्ष बाद विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 100 का 110%। अब देखो ये 1 वर्ष बाद की संख्या ही हमारे पास में। ठीक है, 1 वर्ष बाद यहां से देखो 100 से 100 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 110। ये लीजिए 1 वर्ष बाद की संख्या आ गई। अब मुझे बताओ 20% की क्या हो रही है वृद्धि, दूसरे वर्ष की बात करने जा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ इस 110 का 20% निकालोगे या फिर अभी तो 110 ही बचे ना हमारे पास में विद्यार्थी, 1 वर्ष बाद 10% बढ़ गए थे तो 110 हो गए हमारे पास में। अब जो ये 20% निकालोगे या फिर इस 110 का 120% निकालोगे, 120% निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि लगा हुआ है। अगर वृद्धि नहीं होता तो हम 110 का 20% निकालते। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें दूसरे वर्ष की संख्या निकालनी है तो हम इस 110 का 120% निकालेंगे, या फिर ऐसा कर दो ये 110 ही तो आएगा इसको सोल्व करने पर, इसी का ही निकाल देते हैं हम
120%। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2 वर्ष बाद विद्यार्थियों की संख्या, ये आ जाएगी 2 वर्ष बाद विद्यार्थियों की संख्या। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 110 का 120% निकालेंगे जैसे ही हम, तो यहाँ से देखिए 110 का अगर आप 120% निकालोगे तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 12 गुना 11 132 होता है, गुना करके देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 132, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी हमारे पास में। अब मुझे बताओ हम आगे 132 का कितना प्रतिशत निकालें, 90% निकालेंगे। और जैसे ही 90% क्यों निकालेंगे, क्योंकि इस बार कमी हो रही है तो संख्या 100 में से घटेगी। इसका मतलब यहाँ पर जितना भी आया है ये 2 वर्ष बाद की संख्या, इसका हम निकाल लेंगे कितना प्रतिशत, 90%। और जैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वाली संख्या कौन सी आ जाएगी हमारे पास में, 3 वर्ष बाद वाली जनसंख्या। यहाँ पर जो 3 वर्ष बाद जो संख्या होगी हमारे पास में विद्यार्थियों की वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से आप मुझे बताओ क्या इस 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, क्या कट गया ना। ऊपर देखो कितना बचेगा, 110 गुना 120 गुना 90। यहाँ पर भी देखो क्या लिखा हुआ है, 110 गुना 120 गुना 90। आप मुझे बताओ 100 कितने बार बचेगा, ये तो कट गया, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग में 100 माना था तो उससे कट गया, हमेशा कटेगा ये क्योंकि 100 मान के करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ नीचे कितने 100 बचेंगे, 2 ही तो 100 बचेंगे। तो यहीं से ही निकल के आया, देखो नीचे 200 बचेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऊपर अगर 3 संख्या होगी तो नीचे 200 होंगे, ऊपर अगर 4 संख्या होगी तो नीचे 300 होंगे, ठीक है। अब वापस से यहीं पे आ जाइए, ठीक है, फिर इधर आ जाएंगे वापस से, पहले वापस से उधर आ जाओ। देखो यहाँ से 1 2 3 3 0 से 3 0 कट गया, 12 गुना 11 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 132। तो 132 गुना 9 बट्टे में कितना चल रहा है 10। और जैसे हम इसको गुना करेंगे 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 1 28, 9 एकम 9 और 2 11। 10 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट एक संख्या के पहले आ जाएगा, क्योंकि अगर 1 0 का भाग लगाओगे तो एक संख्या के पहले पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया, 118.8 आ गया। अब सुनिए ध्यान से, क्या करना है आपको, यहाँ से इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस करना पड़ता है 100, उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें 100। अब 100 माइनस क्यों करना है, अब इधर सिखाऊंगा मैं वापस से, ठीक है ना। यहाँ पर से जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा 100, ठीक है। अब सुनिए, अगर आपका आंसर प्लस में आएगा, अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है तो ध्यान रखना प्रतिशत वृद्धि होगी, और अगर हमारा आंसर माइनस में आएगा तो ध्यान रखना प्रतिशत कमी होगी। अब यहाँ से देखो हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। 118.8 में से -100 करेंगे तो आंसर किस में आ रहा है, प्लस में। इसका मतलब 18.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने 100 को ही माइनस क्यों किया, और वापस से इधर आ जाइए। देखो आप मुझे बताओ, ये वही आ गया 110 गुना 120 गुना 90, 110 गुना 120 गुना 90। नीचे कितने 100 आएंगे, 200 आएंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने कितना आने वाला है, 118.8। इसका मतलब यहाँ पर आ गया 118.8। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 118.8 है क्या ये 3 वर्ष बाद वाली संख्या ही होगी क्या, 3 वर्ष बाद वाली संख्या ही होगी 118.8। अब देखो प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में हमारे सामने कितनी थी, 100 थी। अब बाद में कितनी हो गई, बाद में हो गई 118.8। अगर अब आपसे ये पूछा जाए बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हमारा आंसर आएगा सर प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी हमारे सामने। पहले तो मुझे बताओ कितने की वृद्धि हो रही है, 18.8 की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 18.8 की वृद्धि होगी, ठीक है। कैसे निकाला बताओ मुझे, 118.8 में से किसको माइनस किया है, 100 को ही तो माइनस किया, तभी तो 18.8 आया। तो इसीलिए मैंने किसको माइनस कर दिया, 100 को माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो आपको भी जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस क्या करना होगा, 100 को माइनस करना होगा। तो 118.8 में से देखो 18.8 की वृद्धि होगी, कितने पर होगी, 100 पर। प्रतिशत में आंसर लाना है तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से, और आंसर कितना आ जाएगा, 18.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो देखो पहला मेथड तो मैंने ये समझा दिया, ऊपर जितनी भी संख्या होगी उससे एक कम बार 100 से भाग लगा देंगे। यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस क्या करेंगे, 100 करेंगे।
और इसके बाद में अगर आंसर प्लस में आएगा तो प्रतिशत वृद्धि होगी, और अगर आंसर माइनस में आएगा तो प्रतिशत कमी होगी। उसके बाद में मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि नीचे 2 बार 100 ही क्यों लेंगे, क्योंकि एक बार वाला 100 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 3 वर्ष बाद वाली जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 118.8। पहले कितनी संख्या थी, 100, बाद में कितनी होगी, 118.8। बताओ कितने की वृद्धि होगी, माइनस कर देना 100 को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने 2 मेथड आ गए। आप इस वाले मेथड को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं समझाने, इसको भी ध्यान रखना, वैसे ये भी कॉन्सेप्ट ही हमारा, दोनों को ध्यान रखना, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई करना, ठीक है ना। अब एक और मैं तीसरा तरीका और समझा रहा हूँ, जो कि हमारा फ्रैक्शन वाला तरीका होगा, भिन्न वाला तरीका होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी तो बोल सकता है, जैसे अभी तो बोल दिया इसने 10% की वृद्धि, ऐसा भी तो बोल सकता था 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए, 33 से 1/3% की कमी कर दी जाए, इस टाइप से भी बात कर सकता था वो हमसे। तो अब जो मेथड नंबर 3 देखने जा रहे हैं, वो हम देखने जा रहे हैं फ्रैक्शन वाला तरीका। फ्रैक्शन वाला तरीका कैसे लगाएंगे, तो समझिए उसको। देखिए मेथड नंबर 3 फ्रैक्शन मेथड देखते हैं, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। मेथड नंबर 3 की बात करते हैं। सबसे पहले कहा गया 10% की वृद्धि। अब आप मुझे बताओ 10% का मतलब कितना होगा भिन्न में। 10% का मतलब होगा 10/100। 10/100 का मतलब कितना होता है, 1/10। अब देखो मैंने आपसे कहा था ये तो होगा प्रारंभिक मान, और ये क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है ना, क्योंकि वृद्धि तो हो रही है यहाँ पर, तो ये तो हो गई प्रारंभिक मान। मतलब पहले कितने विद्यार्थी थे, 10, और अगर उनमें 1 की वृद्धि होगी तो नए विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 11। ठीक है, वृद्धि होगी तो जोड़ दिया करो नीचे वाली संख्या में, कमी होगी तो घटा दिया करो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले 10 विद्यार्थी थे तो बाद में कितने हो जाएंगे, 11। जोड़ दिया करो, वृद्धि का मतलब। बाद में देखो 20% की वृद्धि। अब 20% का मतलब कितना बताया था मैंने आपको, 1/5 बताया था। 1/5 20/100 करेंगे, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/5, और 1/5 की क्या हो रही है यहाँ पर, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब अगर पहले विद्यार्थी 5 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 5 + 1 कितने हो जाएंगे, 6। फिर देखिए वहां पर हो रही है 10% की कमी। 10% की कमी, 10% का मतलब कितना होगा, वही 1/10, और इस बार ये कमी हो रही है तो कमी का मतलब संख्या क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब अगर पहले 10 था तो अब कितना रह जाएगा, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। तो ये तो था प्रारंभिक मान, और ये वाला मान था हमारा बाद वाला या फिर अंतिम मान। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा किया जाता है और इनको भी आपस में गुणा किया जाता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, अगर इधर वाली संख्या से इधर वाली कोई संख्या कट रही है तो आप पहले काट लिया करो, ठीक है ना। काट लेते हैं क्योंकि अनुपात ही होता है हमारा, तो आप इधर से काट सकते हो। जैसे देखिए 6 और 10 कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 पंजे 10, और ये कितने बार कटेगा, 2 से 3 बार, 2 तिया 6। अब गुणा कर लीजिए, 25 और 25 दाई कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी विद्यार्थियों की, 250। यहाँ पर देखो जैसे हम गुणा करेंगे, यहाँ पर 11 तिया 33 या फिर 9 तिया 27। 27 गुणा 11 करेंगे तो 27 गुणा 11 करते ही हमारे सामने आ जाएगा, यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 27 गुणा 11 करेंगे तो 11 × 7 = 77, 11 दूना 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा हमारे सामने, 29। ठीक है, तो इसका मतलब पहले विद्यार्थी कितने थे, 250, बाद में विद्यार्थी कितने हो गए, 297। आप मुझे बताओ यहाँ पर वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। और कितने की वृद्धि होगी, यहाँ पर वृद्धि होगी 47 की, 47 की वृद्धि होगी। आप मुझे बताओ ये 47 की वृद्धि कितने में होगी, 250 में ही तो होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 47 की वृद्धि होगी, कितने में होगी, 250 में। आंसर चाहिए हमें प्रतिशत में, तो गुणा किससे करोगे, 100 से। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 से काट लो, 25 से 10 बार कटेगा और 25 से 4 बार कटेगा। गुणा कर लो, 47 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 16 और 2 = 18। देखो 10 का भाग लग रहा है, इसका मतलब पॉइंट कितनी संख्याओं के पहले आ जाएगा, एक संख्या के पहले आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 18.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आप इस वाले तरीके को भी ध्यान रखना। अब सुनो,
मैं क्या करूँगा, इस टाइप से बार बार नहीं लिखूंगा, ये मैंने एक बार समझाने के लिए लिख दिया। मैं क्या करूँगा 10%, 10% का मतलब पता होना चाहिए 1/10। अगर वृद्धि हो रही है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 10 से 11, इस टाइप से यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना, ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को। कमी होगी तो माइनस कर देना, 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इनको आपस में गुणा करना है, 250 प्रारंभिक मान और इनको भी आपस में गुणा कर दिया करो, अंतिम मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 तरीके देखे। अब जो पहला तरीका मैंने बताया था और ये जो तीसरा तरीका बताया सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इन दोनों तरीकों को ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी पर ही बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो ध्यान से समझते रहिए। देखिए देखिए मान लीजिए हमसे कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है किसी व्यक्ति क्या है पहले महीने 33.1/3% वृद्धि होती है। फिर हमसे कहा गया है दूसरे महीने 20% कमी होती है। फिर हमसे कहा गया है तीसरे महीने 50%, या फिर ऐसे मान लीजिए तीसरे महीने 16/2/3% की कमी होती है। तो हमसे पूछा जाएगा कि बताइए उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब मुझे बताओ 33.1/3% का मतलब कितना होता है 1/3। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। सिखाया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। आप लोग सेकंड वीडियो देखना, सारा बताया हुआ है मैंने कैसे चेंज करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ठीक है ना। 16/2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। अब आ जाइए, आप मुझे बताओ यहाँ पर प्रारंभिक मान की बात करें तो प्रारंभिक मान कितना होगा 3। अब यहाँ पर क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो 3 से कितना हो जाएगा 4। वृद्धि का मतलब जुड़ जाएगी ऊपर वाली संख्या। बाद में देखो क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी का मतलब अगर पहले 5 थी तो बाद में बताओ कितनी रह जाएगी 4, 5 से हो जाएगी 4। अगर इधर की बात की जाए तो आप मुझे बताओ पहले कितनी थी 6, अब यहाँ पर कमी हो रही है, कमी का मतलब घट जाएगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब पहले 6 थी तो अब कितनी रह जाएगी 5। अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, देखो कट रहा है 5 से 5 कट रहा है, 5 एकम 5, 6 और 4 भी कट रहा है अभी भी 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। अब क्या करना है, अब इनको आपस में क्या कर दो गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ पर 1 बच रहा था ना, 5 एकम 5, तो 3 तिया 9, 9 एकम 9, तो ये तो हो गया 9। और यहाँ से देखो 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 ही बचेगा, एक बार कटेगा, 5 एकम 5, 4 दूना 8। अब आप मुझे यहाँ पर देख के बताओ 9 से 8 हो गई, कमी होगी या वृद्धि होगी। यहाँ पर क्या होगी कमी होगी, 9 से 8 हो गई। कितने की कमी होगी 1 की कमी होगी, बताओ कितने पर होगी सर 1 की कमी होगी 9 पर होगी। 9 में ही तो 1 की कमी होगी, तभी तो 8 हो जाएगी। पहले 9 थी अब 8 हो गई, 1 की कमी होगी कितने में होगी 9 में होगी, तो 1/9। प्रतिशत में आंसर चाहिए तो किससे गुणा कर दोगे 100 से। और 1/9 का मतलब कितना होता है बताया था मैंने आपको 11 सही 1/9%। 11 से 1/9% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें प्रश्नों को करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर भिन्न में दे दिया जाए तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, और अगर केवल प्रतिशत में ही दिया हुआ है तो आप 100 में जोड़ सकते हो और 100 में से ही घटा सकते हो, ध्यान रखना। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझना। देखिए हमसे कहा गया है कि मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या के बारे में कहा गया है। गांव की जनसंख्या के बारे में ये कहा गया है कि किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष हमसे कहा गया है 25% की कमी होती है। फिर कहा गया है कि 20% की वृद्धि होती है। फिर कहा गया है 16/2/3% की कमी होती है। फिर कहा गया है 14/2/3%
2/7% की वृद्धि होती है, ठीक है ना, इस टाइप से कहा गया है। अब आपसे ये पूछा गया बताइए कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी गांव की जनसंख्या में। तो यहां से देखो 25%, बताओ मुझे 25% का मतलब कितना होगा। 25% का मतलब होगा 1/4। 20%, बताओ 20% का मतलब कितना होगा। 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, ठीक है, इतना ही तो होगा। 16 से 2/3%, 16 से 2/3% का मतलब हो जाएगा 1/6। यहाँ पे देखो 14 से 2/7%, 14 से 2/7% का मतलब कितना होगा 1/7। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए कमी हो रही है, इसका मतलब पहले जनसंख्या अगर 4 थी तो बाद में जनसंख्या कितनी रह जाएगी 3, 4 - 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहले जनसंख्या अगर 5 थी तो बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वृद्धि हो रही है तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे देखो पहले जनसंख्या अगर 6 थी तो बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कमी, कमी का मतलब घट जाएगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे देखो पहले जनसंख्या अगर 7 थी तो बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वृद्धि का मतलब 8, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर इस तरफ से उधर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखो 6 कट रहा है, 6 एकम 6, 5 भी कट रहा है, 5 एकम 5, 4 से भी कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर तो कितना बचेगा 7 और वहाँ पर कितना बचेगा 3 दूना 6। तो यहाँ पे पहले जनसंख्या कितनी थी 7 और बाद में जनसंख्या कितनी हो गई 6। बताओ यहाँ पर कमी होगी या वृद्धि, कमी होगी। कितने की कमी होगी, 1 की। कितने पर होगी 7 पर, इसका मतलब 1 की कमी होगी 7 पर। प्रतिशत में आंसर चाहिए तो किससे गुना करोगे 100 से। अब बताओ 1/7 का मतलब कितना हो जाएगा 14 सही 2/7। तो आंसर कितना आएगा 14 सही 2/7% की क्या हो जाएगी यहाँ पर कमी हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे लगता है आप लोगों को शायद ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए उसको भी। देखो ध्यान से समझते रहे ना, जो मैं समझा रहा हूँ ना कुछ आगे यूज में आएगी वो सारी चीजें, ठीक है ना। इसीलिए अब मैं आपको जो क्वेश्चन लिखूंगा अगला क्वेश्चन उसका यूज आगे तक आएगा, क्षेत्रफल तक यूज आएगा उसका, तो आप लोग ध्यान से समझना उस वाले भी प्रश्न को। देखिए हमसे ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति की आय में, क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी व्यक्ति की आय में पहले A% की वृद्धि होती है, फिर B% की वृद्धि होती है। हमसे पूछा गया है कि बताइए उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। और ऑप्शंस कुछ इस टाइप से लिखे हुए हैं हमारे पास में, A + B + AB/100। सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है A - B - AB/100। थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है A + B - AB/100। और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है हमारे सामने इस टाइप से A + B + AB, ठीक है ना, इस टाइप से लिखा हुआ है। हमसे कहा गया है पहले तो उसकी इनकम में A% की वृद्धि होती है, फिर बाद में B% की वृद्धि होती है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ देखकर कितनी प्रतिशतताओं की बात हो रही है प्रश्न में, 1 और 1 2, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 2 प्रतिशतताओं की बात चल रही है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैंने आपको ये बताया था कि जब भी वृद्धि होगी तो संख्या 100 में क्या होगी, जुड़ेगी, और कमी होगी तो संख्या 100 में से घटेगी। अब यहाँ पर A% की वृद्धि हो रही है, देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर A% की वृद्धि हो रही है तो संख्या 100 में क्या होगी, जुड़ेगी, तो हम लिखेंगे 100 + A। यहाँ देखो B% की वृद्धि हो रही है तो हम क्या लिखेंगे 100 + B। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, जो पहला तरीका सिखाया था मैंने आप लोगों को, कैसे दिखाया था बताओ। अगर ऊपर 2 संख्या है, 1 और 1 2, अगर ऊपर 2 संख्या है तो कितने 100 का भाग लगाओगे, 100 का भाग लगाओगे। ऊपर जितनी भी संख्या होगी उससे 1 कम 100 का भाग लगाएंगे। फिर मैंने आपको ये भी तो बताया था, यहां से जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करने से उसमें से माइनस क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। अगर उसमें से -100 करेंगे, अगर आंसर प्लस में आएगा तो प्रतिशत क्या होगी, वृद्धि होगी। अब देखो इधर सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखो सबसे पहले 100 इस 100 के साथ में गुणा होगा, मतलब 100 × 100 प्लस अब ये वाला 100 इस B के साथ में गुणा होगा, 100 × B, 100 भी लिख देता हूँ।
फिर ये वाला a इस 100 के साथ में गुना होगा, मतलब 100 a लिख देते हैं। फिर ये वाला a इस b के साथ में गुना होगा तो कितना हो जाएगा ab, और बट्टे में कितना चल रहा है 100, और माइनस में कितना चल रहा है 100। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं इस वाली संख्याओं को अलग अलग करके लिख सकता हूँ? अलग अलग कैसे करके लिख सकते हैं? 100 गुना 100 बट्टा 100, 100 गुना b बट्टा 100, 100 गुना a बट्टा 100, a गुना b बट्टा 100। ठीक है ना। जिस टाइप से मान लीजिए अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 3 + 5 बट्टा 7, इसको अगर मैं अलग अलग करके लिखना चाहूँगा तो इसको अपन ऐसे ही तो लिखेंगे 3 बट्टा 7 प्लस 5 बट्टा 7। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखिए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 7, और यहाँ पर बचेगा 3 + 5। देखिए वही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। उसी टाइप से अगर आप इसको अलग अलग करके लिखोगे तो देखो कैसे लिखोगे, 100 गुना 100 बट्टा 100। आप मुझे बताओ क्या 100 से 100 कट जाएगा क्या? 100 गुना 100 बट्टा 100 करेंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? केवल 100 प्लस, अब 100 गुना b बट्टा 100 करेंगे, इसको लिखेंगे नीचे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा b, प्लस 100 गुना a बट्टा 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा a। यहाँ पे देखो a गुना b बट्टा 100, इस बार नहीं कटेगा, इस बार a b बट्टा 100 लिखना पड़ेगा, और माइनस कितना चल रहा है 100, उसके नीचे मत लिख देना 100, 100 केवल इसी के नीचे चल रहा है। अब यहाँ से देखो ये तो प्लस का 100 है और ये माइनस का 100 है, बताओ ये कट जाएगा क्या? कट जाएगा, और यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा? a + b + ab बट्टा 100। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला लगेगा केवल और केवल 2 प्रतिशतताओं पे ही लगाना आपको, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, a + b + ab बट्टा 100। ठीक है, ए की फॉर्मूला याद रखना है, प्लस माइनस कुछ याद नहीं रखना आप लोगों को। ठीक है, बस इतना सा याद रखना, अगर वृद्धि होगी तो प्लस में ले लेंगे और कमी होगी तो माइनस में ले लेंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पर 10% की कमी होगी तो इस ए का मान ही माइनस में ले लो, प्लस तो लगा रहने दो, इस ए का मान ले लो माइनस का 10 ले लो। ठीक है ना, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी करके बताऊंगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी केवल इतना सा याद रखो कि हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आ गया, कौन सा ऑप्शन जाएगा? a + b + ab बट्टा 100। लेकिन ये जो फॉर्मूला लगेगा a + b + ab बट्टा 100 केवल और केवल कहां पर वैलिड होगा? 2 प्रतिशतताओं के लिए ही वैलिड होगा, ये 2 प्रतिशतताओं के लिए ही लगाना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्यों बताया मैंने? हम तो अभी जो मेथड बताए थे उससे भी कर सकते थे, लेकिन ये फॉर्मूला क्यों बताया मैंने? ठीक है ना, अभी आप लोग समझ पाओगे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन आपका इससे इजी हो जाएगा, और कई बार क्या होगा क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन वाला जो तरीका बताया था उससे इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो कई बार क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वहां से लेंदी पड़ेंगे, यहाँ से शॉर्ट हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यहाँ से लेंदी पड़ेंगे और वहां से शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको मैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, नहीं आया तो एक बार वापस से आप लोग रिपीट करके अपना वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो देखिए तो a + b + ab बट्टा 100 बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल कहाँ लगेगा? 2 प्रतिशतताओं के लिए ही लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी संख्या में, अगर आपसे ये कहा जाए किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि कर दी जाए, फिर 17% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताइए उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब जो पहला मेथड सिखाया था अगर उससे करेंगे इस क्वेश्चन को तो समझिए 15% वृद्धि का मतलब संख्या 100 में जुड़ेगी तो कितना लिखोगे? 115। 17% वृद्धि, 17% वृद्धि का मतलब कितना लिखोगे? 117। बताओ कितने 100 का भाग लगाओगे? 100 का भाग लगा देंगे, आंसर जो भी आएगा उसमें से माइनस क्या करेंगे? 100। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ क्या यहाँ पर हमें टाइम नहीं लगने वाला क्या? 117 गुना कितना करना पड़ेगा? 115 करना पड़ेगा ना, टाइम लगेगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो मैं आपको कैलकुलेशंस की शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा करने की। इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाता है, ठीक है, फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है, फिर लास्ट में इनका गुणा कर दिया जाता है। ठीक है ना, इस टाइप से मैं आपको समझा दूंगा। जो भी कुछ वीडियोस हम लेंगे कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए तो वो अलग से ले लेंगे। ठीक है, अभी हमारे सामने समस्या आने वाली है सर, 115 गुना 117 करना मतलब टाइम लगेगा हमें इस चीज़ में। अब मुझे बताओ, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था अभी 2 प्रतिशतताओं के लिए, फॉर्मूला क्या लिखवाया था? a + b + ab बट्टा 100। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं। a का मान देखो 15% वृद्धि मतलब प्लस में रखना है, यहाँ पे लिखेंगे 15। b का मान देखो 17% वृद्धि, 17% वृद्धि का मतलब कितना होगा? 17
फिर यहाँ पर देखो a गुना b, मतलब दोनों का गुना करना है, 15 गुना 17 और बट्टे में लगा दो 100। ठीक है, तो अब समझिए बात को। यहाँ पे 15 प्लस 17 करेंगे तो कितना आएगा 32। यहाँ से देखो क्या हम 15 गुना 17 कर सकते हैं? अब कर सकते हैं। 17 5 85, 17 एकम 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25। और यहाँ पर भाग लगा देते हैं 100 का। आप मुझे बताओ अगर 2 जीरो का भाग लगाएंगे तो पॉइंट कितनी संख्याओं के पहले आएगा? 2 संख्याओं के पहले आएगा। तो 32 प्लस 2.55, तो आंसर कितना आ जाएगा 34.55% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें समस्या आ जाती करने में। ठीक है ना, तो इस टाइप से तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पर हमें। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखो हमने एक तरीका तो पढ़ा 100 में संख्या को जोड़कर, दूसरा तरीका पढ़ा फ्रैक्शन वाला, तीसरा तरीका पढ़ा a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब मैं आपके सामने इन तीनों चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ कि कब आपको 100 प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है और कब आपको फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है और कब आपको ये फॉर्मूला, ये जो ट्रिक वाला फॉर्मूला है वो लगाना है। ठीक है ना, तो अब इन तीनों चीज़ों को मैं समझा देता हूँ कि कहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो समझिए इसको। देखो जब भी संख्या, या एक काम करो आप तो क्या किया करो, एक तो फ्रैक्शन वाला जो तरीका है वो वाला तरीका सीख लो, और एक ये जो था ना a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, इन दो तरीकों को ध्यान रखो। ठीक है ना, फ्रैक्शन वाला तरीका ध्यान रखो और एक ये वाला तरीका ध्यान रखो, और एक जो पहला वाला बताया था 100 प्लस माइनस ए वाला। देखिए अब मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पर कौन कौन से तरीके आपको अप्लाई करने हैं। जैसे मान लीजिए अगर संख्या 10 का गुणा जो, अगर संख्या 10 का गुणा जो, जैसे 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, अगर संख्या 10 का गुणज होगी, अगर संख्या 10 का गुणज होगी, ठीक है ना, केवल और केवल 2 प्रतिशतताओं की बात कर रहे हैं, केवल और केवल 2 प्रतिशतताओं की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, तब मैं बात कर रहा हूं कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। अगर संख्या 10 का गुणज होगी तब तो आप ये लगा दिया करो 100 प्लस a 100 प्लस b बटा 100, प्लस माइनस कर लेना। ठीक है, अगर वृद्धि होगी तो प्लस कर देंगे, कमी होगी तो माइनस, और जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और फिर कह दिया हमसे कि यहां पर हो रही है 20% की कमी। अब 10 का गुणज है तो आप इसको यहां पर लगा सकते हो, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110, और 20% कमी का मतलब 80, भाग लगाएंगे कितने 100 का 100 का, और यहाँ से माइनस करेंगे इसको 100 को, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 8 88, और 88 माइनस 100 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में। माइनस में आने का मतलब 12% की क्या हो जाएगी कमी, 12% की क्या हो जाएगी कमी। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका, ये तो आपका पहला तरीका हो गया, ऊपर जितनी भी संख्या होगी नीचे उससे एक कम 100 से भाग लगाएंगे। दूसरा तरीका था हमारा फ्रैक्शन वाला तरीका, ठीक है ना, भिन्न वाला तरीका। फ्रैक्शन वाला तरीका था, जैसे 10% का मतलब कितना होता है 1/10, ये वाला तरीका भिन्न वाला। अब ये भिन्न वाला तरीका कब लगाना है आपको, ठीक है, भिन्न वाला तरीका आप देखो जब 10 का गुणज होगा तब भी अप्लाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और जब हमारे सामने इस टाइप की भिन्न आ जाए, 16 से ही 2/3%, 14 से ही 2/7%, इस टाइप की भिन्न आ जाए, ठीक है ना, ध्यान रखना जब भी हमारे सामने इस टाइप की मिश्रित भिन्न आ जाएंगे, ठीक है ना, तब हमें ये फ्रैक्शन वाला तरीका लगाना है। और ये वाला जब 10 का गुणज होगा पूर्णांक में होगा, ठीक है, मान लीजिए हमसे कहा जाए 12.5%, तब हमें फ्रैक्शन वाला तरीका अप्लाई करना है, भिन्न वाला तरीका अप्लाई करना है। तीसरा तरीका, तीसरा जो मैंने आपको ट्रिक वाला तरीका बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ठीक है। अब ये वाला जो तरीका है आप कब अप्लाई करना, आप देखो इसमें मत अप्लाई करना जब फ्रैक्शन दी जाए, फ्रैक्शन में तो यही वाला तरीका लगाना। ये जो तीसरा तरीका है ये आप चाहे 10 का गुणज हो, चाहे तो 10 का गुणज हो या फिर 10 का गुणज नहीं हो, दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना, चाहे 10 का गुणज हो चाहे 10 का गुणज नहीं हो, आप इसको दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल कितनी प्रतिशतता दे दी जाए, 2%, तब की बात कर रहा हूं। अगर 3% दी जाएगी तो तब तो ध्यान रखना आप पहला और दूसरा तरीका ही लगाओगे, ठीक है ना। अगर 2% दी जाएगी तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर 2% दी जाएगी तो क्या हमारा काम यहां से और यहीं से नहीं चल जाएगा क्या,
इसे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। देखो हमारा काम फ्रैक्शन से हो जाएगा और इससे हो जाएगा, चाहे 10 का गुणज दे या फिर 10 का गुणज ना दे, ठीक है ना। इन दोनों से हमारा क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बात की जाए 3% की बात की जाए तो 3% में ध्यान रखना हम केवल और केवल ये वाला फॉर्मूला ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सारी चीजों के बारे में। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, देख लीजिए, समझ लीजिए। जब भी 2% की बात होगी तो 2% की बात होगी तो हम एक तो अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन वाला तरीका। फ्रैक्शन वाला तरीका कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास में परसेंटेज किस में हो जाएगी, फ्रैक्शन में दी जाएगी, मिश्रित भिन्न में दी जाएगी। और दूसरा हम करेंगे ये जो ट्रिक लिखी है a + b + ab बटा 100, ये कब अप्लाई करेंगे, चाहे 10 का गुणज हो चाहे 10 का गुणज नहीं हो, दोनों में अप्लाई करेंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना, 15% की वृद्धि, 17% की वृद्धि, क्या 10 का गुणज था क्या, वहां पे नहीं था ना, तो वहां पर हमने a + b + ab बटा 100 को अप्लाई कर दिया था। अब देखो 10 का गुणज होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे देखो 10% की वृद्धि, अब 10% वृद्धि का मतलब हम इस a का मान रखेंगे +10, कैसे रखेंगे, +10 प्लस b 20% की कमी, कमी का मतलब आप इसको रख दो माइनस में, ठीक है, प्लस a का मान तो आ गया +10 और b का मान आ गया -20। अभी मैं सिखाऊंगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है, अप्लाई कर करके दिखाऊंगा। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यहाँ से देखो 10 प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं 10 - 20। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 2 लिखा हुआ है और ये प्लस का 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो प्लस गुणा माइनस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा माइनस का 2। -20 और -2 कितना हो जाएगा हमारे पास में, -22, और -22 में से +10 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास में, -12, ठीक है ना। तो यहां से भी आंसर देखो वही आ रहा है 12% की कमी, और यहां से भी आंसर हमारा कितना आएगा, 12% की कमी, ठीक है ना। तो फाइनल कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, जब भी 2% की बात करेंगे तो एक तो ये वाला तरीका लगा देना और एक दूसरा ये वाला तरीका लगा देना, इसको तो आप लोग देखना ही मत, ठीक है ना। 2% की बात करेंगे तब, क्यों, क्योंकि 10 का गुणज हो चाहे 10 का गुणज नहीं हो, हम इसको अप्लाई कर देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर 2 से ज्यादा प्रतिशतताएं आ जाती हैं तब आपका ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। तब आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा और एक ये वाला तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 से ज्यादा वाले में भी हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन फिर हमें इसको 2 बार लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो आप इसको भूल जाओ। केवल ये तरीका आपको केवल और केवल कहां पे लगाना है, 2% की बात करेंगे तभी लगाना है, ठीक है ना। तो अब समझिए, आगे चलते हैं हम। तो मुझे लगता है शायद आप लोग यहाँ तक की बातों को समझ पाए होंगे कि हमें कब और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिखूंगा, आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर मुझे कौन सी चीज़ लगानी है, ठीक है। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। और टाइप नंबर 3 में ही ये जो सारी चीज़ें सिखाई है टाइप 2 की, मैंने कहा था टाइप 2 को समझ लो, यही सारी चीज़ें काम आएंगी टाइप 3 और टाइप 4 में, ठीक है। अब टाइप 3 में यही चीज़ें काम आएंगी। टाइप 3 में पढ़ाने जा रहा हूं, देखो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों के बारे में। अभी क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे आयतन पर आधारित प्रश्न। अब आप मुझे ये बताओ, क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, क्षेत्रफल को किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में नापते हैं, ठीक है ना, वर्ग मीटर में ही तो नापते हैं। तो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। आप मुझे बताओ मीटर स्क्वायर का मतलब क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मीटर गुना मीटर। आप मुझे बताओ कितनी संख्याओं की जरूरत पड़ेगी क्षेत्रफल में, सर हमें 1 और 1 2 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ अगर 2% की जरूरत पड़ेगी तो क्या अभी अभी जितनी भी सारी चीजें सीखी थी क्या वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं क्षेत्रफल पर, क्योंकि कितनी प्रतिशतताओं की जरूरत है हमें, 2% की तो जरूरत है, ठीक है। तो हम इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। देखो 2 संख्याओं की जरूरत है, बताओ कितने 100 का भाग लगेगा, 100 का भाग लगेगा, आंसर जो भी आएगा उसमें से माइनस क्या करेंगे 100। अगर आंसर प्लस में आएगा तो प्रतिशत वृद्धि होगी, और अगर आंसर माइनस में आएगा तो प्रतिशत कमी होगी, ठीक है। अब ध्यान से सीखना इन सारी चीज़ों को, मैं अपन लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है वो सारी चीज़ें अपन अप्लाई करने जा रहे हैं इस पर क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो ध्यान से समझते रहिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और हम इनको सॉल्व करते जाएंगे। देखिए देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहा गया है, आयत के बारे में कहा गया है, ठीक है। किसी आयत की लंबाई में, आयत के बारे में कहा गया है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, और चौड़ाई की बात की गई है, चौड़ाई में यहां पर कह दिया जाए आपसे कि चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर क्या हम तीसरा तरीका लगा देंगे। तीसरा वाला तरीका मैंने क्या बताया था, a + b + ab बटा 100, ठीक है। अब वैसे तो मैं आपको, देखो आप लोगों को पता चल गया कि सर हम यहाँ पर तीसरा तरीका लगा सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा तरीका लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको फ्रैक्शन वाला तरीका भी सिखा देता हूँ। इसी में आपको फ्रैक्शन वाला तरीका भी सिखा देता हूँ, ताकि अगर कहीं फ्रैक्शन लगाने की जरूरत पड़ गई आपको, तो आप फ्रैक्शन वाला तरीका भी लगा लो। अभी तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्षेत्रफल पर कितना परिवर्तन होगा, तो आप लोगों को देखते ही पता चल गया कि सर ये 10 का गुणज है, चाहे 10 का गुणज हो चाहे 10 का गुणज नहीं हो। हम कौन सा तरीका लगा देंगे, तीसरा। कब, जब हमें कितनी प्रतिशतताएं दी जाएगी, 2%। पहला वाला तरीका भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। पहला तरीका क्या था, 110, 100 + 10 करेंगे, वृद्धि हो रही है 110, गुणा कितना करोगे, 30% की कमी मतलब 70, तो 110 गुणा 70, और कितने 100 का भाग लगाओगे, 100 का, ठीक है ना। पहला तरीका भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब मैं दूसरा तरीका अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर a + b + ab बटा 100, यही बताया था मैंने आपको। अब a का मान 10% की वृद्धि होगी तो ध्यान रखना प्लस में रखेंगे, कमी होगी तो माइनस में रखेंगे। 10% वृद्धि, 10% वृद्धि का मतलब कितना लिखोगे, +10, प्लस ही रखो यहाँ पर, ठीक है ना। अब 30% की कमी, तो बताओ b का मान किस में रखोगे, माइनस में रखोगे, मतलब ये आएगा -30, प्लस a का मान कितना आएगा, +10, b का मान कितना आएगा, -30, ठीक है, क्योंकि 30% की कमी कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर भाग किससे लगाओगे, 100 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 10 - 30, बताओ 3 एकम 3, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये किसमें आएगा, माइनस में। अब बताओ 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33, ये तो माइनस का 33 है और ये प्लस का 10, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब -30% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। अब वैसे क्वेश्चन देखते ही पता चल गया था हमें, फ्रैक्शन नहीं दी गई तो हम फ्रैक्शन वाला तरीका नहीं लगाएंगे, हम ये वाला तरीका लगाएंगे। लेकिन मान लो अगर फ्रैक्शन दे दी जाती तब कैसे करते हैं। अब इसी प्रश्न को मैं एक बार आपको फ्रैक्शन से करके दिखाता हूँ। फ्रैक्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि का मतलब यहाँ देखो 10% का मतलब कितना होगा, 1/10। 30% की कमी, 30% का मतलब कितना लिखोगे, 30/100 लिखोगे, और 30/100 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/10, इतना ही तो होगा। 10% का मतलब तो 10/100 मतलब 1/10, और 30% का मतलब 30/100, 30/100 का मतलब 1 0 से 1 0 कटेगा, 3/10। ये तो बात थी हमारी लंबाई की, और ये बात थी हमारी चौड़ाई की। यहाँ पर तो क्या हो रही है, वृद्धि, और यहाँ पर क्या हो रही है, कमी। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, ये रही आपकी लंबाई, और यहां पर बात कर रहे हैं हम चौड़ाई की। आप मुझे बताओ पहले लंबाई कितनी थी, 10, बाद में कितनी हो जाएगी, 11, 10 और 1 11, क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो सर पहले लंबाई थी 10, बाद में लंबाई हो जाएगी 11। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो पहले चौड़ाई कितनी थी, 10, और बाद में कितनी हो जाएगी, कमी, मतलब 10 - 3 कितनी, 7। तो पहले चौड़ाई थी 10, बाद में कितनी हो जाएगी, 7। अब अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल ये रहा, पहली लंबाई थी 10, पहली चौड़ाई थी 10। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। 10 दाई 100, मतलब पहला क्षेत्रफल था आपका 100। अगर बाद वाले क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बाद वाला क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे सामने 11 7 77, मतलब कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ पहले क्षेत्रफल था 100, बाद में कितना हो गया, 77। तो मुझे बताओ यहाँ सर क्षेत्रफल में कमी होगी या वृद्धि होगी, कमी होगी, और यहाँ से कमी होगी, तो बताइए यहाँ से कमी कितने की हो जाएगी, 23 की। तो अगर प्रतिशत कमी पूछी जाएगी तो 23 की कमी होगी, और कितने पर होगी, 100 पर होगी। आंसर चाहिए प्रतिशत में, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से कट जाएगा, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 23% की कमी।
ठीक है ना। ये आ गया हमारे सामने। देखो ये वाला तरीका भी सिखा दिया, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 वाला भी, और ये मैंने आपको फ्रैक्शन वाला तरीका भी सिखा दिया। अब दोनों तरीकों को ही ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हमें फ्रैक्शन वाला तरीका यूज करना पड़ेगा, तो कई बार हमें a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यही वाली सारी चीजें यूज होंगी। ठीक है, अब मैं क्षेत्रफल वाले कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं, हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो समझिए, दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वर्ग का। पहला क्वेश्चन था हमारा आयत का, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वर्ग का। हमसे कहा गया है कि किसी वर्ग की भुजा में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए। किसी वर्ग की भुजा में 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप मुझे यहाँ पर देखकर बताओ, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, 16 से ही 2/3%, बताओ कौन सा तरीका लगाओगे। फ्रैक्शन दिख गई ना, तो फ्रैक्शन वाला तरीका लगाएंगे। अब फ्रैक्शन वाला तरीका लगाओगे तो पहले तो मुझे बताओ 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होगा, 1/6 होगा। किसकी बात कर रहे हैं, भुजा की। इसका मतलब अगर पहले भुजा 6 थी तो अब नई भुजा कितनी हो जाएगी, वृद्धि का मतलब जुड़ जाएगी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले भुजा अगर 6 थी तो अब नई भुजा कितनी हो जाएगी, 7। ये तो बात रही इसकी भुजा की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। ठीक है, और पाद वाली भुजा हो गई 7, तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49। तो क्षेत्रफल 36 से कितना हो गया, 49 हो गया। तो यहां से देख के बताओ वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 13 की। 9 - 6 कितना, 3, 4 - 3 कितना, 1। 13 की वृद्धि हो रही है। अब ये 13 की वृद्धि कितने पर होगी, 36 पर होगी। 13 की वृद्धि होगी 36 पर, और गुणा किससे कर देंगे हम, 100 से कर देंगे। ठीक है, 4 से काट लो, 4 से कट रहा है 9 बार, और 4 से कटेगा 25 बार। यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 25 तिया 75, हासिल जाएगी कितनी, 7। 25 से कम 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा हमारे सामने, 32। और इसमें किसका भाग लगाना है, 9 का। 9 का भाग लगा दीजिए, 9 तिया 27, 32 में से 27 गया तो कितना बचेगा, 5, 55 हो गया। 9 छिकी 54, शेषफल बचेगा 1, मतलब 36 सही 1/9% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना जब भी वर्ग वाला क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन में देगा तो आपको ये फ्रैक्शन वाला तरीका अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि सर अगर मान लीजिए वर्ग में फ्रैक्शन में ना दे और हमें दे दे भिन्न में, पूर्णांक में दे दिया जाए। ठीक है, फ्रैक्शन वाला तो तरीका सीख गए ना आप लोग वर्ग का। अगर मान लीजिए हमें इसको पूर्णांक में दे दे, पूर्णांक का मतलब मान लीजिए हमें इस टाइप से दे दिया जाए, यहां पर क्वेश्चन चेंज करके इस टाइप से बोल दिया जाए कि यहां पर हो रही है 20% की वृद्धि। ठीक है, कितने प्रतिशत की, 20% की वृद्धि। अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था अभी a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, यही लिखवाया था। अब ये फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था तब लगाना जब आपको कितनी प्रतिशतताओं की जरूरत होगी, 2%ताओं की। अब मुझे देखकर बताओ यहां पर कितनी प्रतिशतता दी गई है, एक ही प्रतिशतता दी गई है। सर यहाँ तो एक ही प्रतिशतता है, लेकिन आपने तो कहा था 2%ताओं के लिए लगेगा। ठीक है, अब सर अगर मान लीजिए 1%, हम a का मान 20 रख देते हैं तो फिर b का मान क्या रखेंगे। ठीक है ना, ये समस्या आ जाएगी हमारे सामने। तो आप एक चीज सुनिए, बात जब भी किसकी हो, क्षेत्रफल की, तो हमेशा और हमेशा कितनी संख्या लेनी पड़ेगी, 2 संख्या। अगर प्रश्न में आपको एक ही प्रतिशतता दी गई है तो आप उसे ही 2 बार करके लिख दीजिए।
जैसे a का मान भी 20 रख दीजिए और b का मान भी 20 ही रख दीजिए। कब करना है ऐसा? जब वो आपसे किसकी बात करेगा? क्षेत्रफल की बात करेगा, तभी करना है, क्योंकि क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशतताओं की जरूरत पड़ेगी? 2 प्रतिशतताओं की। और वैसे भी आप मुझे एक चीज समझाइए कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ही होता है क्या? और भुजा स्क्वायर का मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? भुजा गुना भुजा। इसका मतलब पहली संख्या भी भुजा के लिए लिखनी पड़ेगी और दूसरी संख्या भी भुजा के लिए ही लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो पहली संख्या होगी वो तो a होगी और दूसरी संख्या क्या होगी? b होगी। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर, तो मुझे दोनों की दोनों संख्या भुजा के लिए लेनी पड़ेगी, मतलब a का मान भी भुजा ही होगा और b का मान भी भुजा ही होगा। अब भुजा के लिए क्या कहा गया है? 20% की वृद्धि। 20% वृद्धि का मतलब यहाँ से हम a का मान रखेंगे 20 और यहाँ पर भी प्लस 20 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20 गुणा 20/100। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 20 और 20 कितना हो गया? 40 और 2 दूना 4, तो आंसर कितना आएगा? 44% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर मान लीजिए यहाँ पर कमी दे दी जाए, अगर कमी दे दी जाए वर्ग की भुजा में तो कमी से कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाए कि भुजा में 20% की कमी हो रही है तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो अब आपको क्या करना है? भुजा की बात कर रहे हैं, 20% की कमी। कमी का मतलब इस बार आपको माइनस में लेना है, तो a का मान भी -20 लेना है। प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दो, b का मान भी -20 लेना है। प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दो आप, तो a का मान -20, b का मान भी -20 और भाग लगा देंगे किसका? 100 का। ठीक है, इस टाइप से करना अगर कमी की बात करेगा तो वो। ठीक है, कमी की बात करेगा तो a का मान भी -20 प्लस b का मान भी -20 प्लस a का मान -20, b का मान भी -20। यहाँ से देखो ये तो होगा, देखो 2 0 से 2 0 को तो काट दो यहाँ से, ये तो रहेगा -20। आप मुझे बताओ प्लस गुणा माइनस क्या होगा? प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा -20। यहाँ देखो माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का आएगा 2 दूना 4। आप मुझे बताओ माइनस का 40, -40 प्लस 4 कितना हो जाएगा? इस बार जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा और माइनस का कितना आ जाएगा? 36%। 40 हो गया और 40 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 36 बच जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36% की कमी। तो मुझे लगता है शायद आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ से कि अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में दे देता तो फ्रैक्शन से भी कर लेते, पूर्णांक में दिया हुआ है लेकिन वृद्धि दी हुई है तो वृद्धि से भी कर लेंगे, कमी दे दी जाती तो कमी में भी अगर आपको कंफ्यूजन था तो वो यहाँ से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी चीजें आप लोगों के समझ में आई होगी और आप लोगों को पता चला होगा कि कब हमें फ्रैक्शन वाला तरीका अप्लाई करना है और कब हमें a + b + ab/100 वाला तरीका अप्लाई करना है। समझ पाए आप लोग? अब देखिए इधर चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपसे बात की जाए त्रिभुज के बारे में, अगर आपसे बात की जाए त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज के बारे में आपसे कहा जाएगा कि किसी त्रिभुज के आधार में आपसे कहा जाए 16 सही 2, या ऐसे मान लीजिए किसी त्रिभुज के आधार में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाए और ऊंचाई में आपसे कहा जाए 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब पहले तो आप मुझे ये बताओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो हम कैसे करेंगे, बताओ मैं कौन सा तरीका अप्लाई करूं? यहाँ पर फ्रैक्शन वाला तरीका लगाए या फिर a + b + ab/100 वाला तरीका लगाए? तो आप लोग को देखने से पता चल रहा है फ्रैक्शन दी गई है, प्रतिशत यहाँ पर भिन्न में दी गई है, तो हमें कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा? फ्रैक्शन वाला, भिन्न वाला तरीका लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे समझिए बात को। 33 सही 1/3% का मतलब कितना होगा? 1/3। बताओ 20% का मतलब कितना होगा? 1/5। तो यहां से आप लोग कहोगे कि सर पहले आधार था आपका 3 और अब आधार कितना हो जाएगा? वृद्धि का मतलब कितना? 4।
ये तो बात रही हमारी आधार की। अब अगर हम बात करें ऊंचाई के बारे में तो आप लोग कहोगे सर इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो ऊंचाई देखो कितनी होगी। पहले वाले ऊंचाई कितनी थी 5, अब कमी कर रहे हैं तो 5 से कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। और अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो, आधार गुना ऊंचाई। अगर मैं 1/2 को हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि और कमी की बात हो रही है। 1/2 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। 1/2 देखिए ऊपर भी आएगा, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि और कमी का मतलब क्या होगा, वृद्धि ऊपर लिखेंगे, नीचे प्रारंभिक मान, तो वृद्धि में भी 1/2 दिखाई देगा और प्रारंभिक मान में भी 1/2 दिखाई देगा, तो वो कट जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो फिर आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए 5 तिया 15 और यहाँ पर 4 चौक 16, ठीक है। गुणा कर दीजिए क्षेत्रफल के लिए। अगर 1/2 लगाओगे तो आप मुझे बताओ 1/2 ये लगा दिया, मान लिया मैंने 1/2 मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, पहले वाला क्षेत्रफल 15/2 और ये बाद वाला क्षेत्रफल कितना हो गया 16/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो 15/2 है और ये 16/2 है, तो मुझे बताओ यहाँ पर वृद्धि होगी या कमी होगी। यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास में वृद्धि हो जाएगी। ये तो देखो 15/2 का मतलब कितना हो जाएगा 7.5, और यहाँ से देखो 16/2 का मतलब कितना हो जाएगा 8। कितने की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ से वृद्धि हो जाएगी 0.5 की। बट्टे बट्टे में क्या लिखोगे आप, प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कितना लिखा हुआ है 7.5 और गुणा कर देंगे किससे 100 से, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज समझाना, यहाँ पर देखो पॉइंट से पॉइंट को क्या कर दो, काट देते हैं। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 5 चौक 20, 20/3 और 20/3 का मतलब कितना हो जाएगा 3 6 के 18, 6 सही 2/3% की बताओ वृद्धि होगी या कमी होगी, वृद्धि हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, जब भी क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन करेंगे और जब भी आपसे प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछी जाए तो ये जो कांस्टेंट आते हैं ना, 1 नियतांक जितने भी होंगे 1/2 हो गया, पाई भी मिलेगा, पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल में, तो आप इनको हटा ही दिया करो। अगर आप इनको हटा भी दोगे ना तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 6 से ही 2/3। जैसे देखो अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे नहीं भी लगाता, यहाँ से भी हटा देता मैं इसको, ठीक है। गुणा करते 3 पंजे 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौक 16। तो अब आप मुझे ये बताओ 15 से कितना हो गया 16 हो गया, और 15 से 16 होने का मतलब कितने की वृद्धि होगी 1 की। अब 1 की वृद्धि होगी कितने पर 15 पर, तो 1/15 और आंसर चाहिए प्रतिशत में तो गुणा कर देंगे 100 से। बताओ 1/15 का मतलब कितना लिखवाया था मैंने आपको, यही लिखवाया था 6 से ही 2/3%, ठीक है ना। तो 6 से ही 2/3% की यहाँ पर क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना इन सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ से 6 से ही 2/3% की क्या आ जाएगी वृद्धि। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्षेत्रफल की जब भी बात करेंगे तो आप इन प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात करेंगे तो आप क्षेत्रफल में से इन कांस्टेंट को, नियतांक को हटा दिया करो, आप डायरेक्ट गुणा कर दिया करो आधार गुना ऊंचाई। जैसे हम उसकी बात करेंगे, अभी वृत्त की बात करेंगे तो वृत्त में भी एक पाई आएगा, कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा पाई, उस पाई को क्या कर दिया करो आप लोग हटा दिया करो, क्योंकि पाई ऊपर भी आएगा, देखो यहाँ पर भी आएगा वृद्धि या कमी में, और पाई नीचे प्रारंभिक मान में भी आएगा, तो वो कट जाता है, ठीक है ना। तो वहां से कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखो कोई इफेक्ट हुआ क्या, यहाँ से भी आंसर 6 से ही 2/3 आ रहा है और यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है 6 से ही 2/3%, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन हो गया, देखो क्षेत्रफल में आयत का भी क्वेश्चन कर लिया, वर्ग का भी क्वेश्चन कर लिया, और हम लोगों ने यहाँ पर एक त्रिभुज का भी क्वेश्चन कर लिया। मेनली तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि हमें क्षेत्रफल के अंदर मेनली कितनी संख्याओं की बात करनी होती है, 2 संख्याओं की बात करनी होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज। बताओ मुझे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो वहां पर भी कैसे कर देंगे, इसी टाइप से करेंगे, एक तो आधार चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा। आपसे कहेगा त्रिभुज हटा देगा, समांतर चतुर्भुज के आधार में 33 से 1/3% वृद्धि होती है, ऊंचाई में 20% कमी होती है, तो बताइए इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे, वही सेम चीज है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ वृत्त के बारे में, कि वृत्त के बारे में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो समझिए। देखो वृत्त के बारे में सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए वृत्त के बारे में। मान लीजिए ये कोई एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल की रेडियस
यहाँ पर लिख दिया हमने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या लिखी है इस वाले की 5 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि इसका व्यास कितना होगा? डी से डिनोट करते हैं डायमीटर को, ठीक है ना। व्यास कितना होगा? डबल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर बात की जाए इसकी परिधि की, परिधि या फिर परिमाप जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान कितना है? 5, मतलब 5 दूना 10 पाई। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 10 पाई। अब मान लीजिए एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं जिसकी रेडियस, या फिर ऐसे मान लीजिए जिसका व्यास हमसे कह दिया 20 सेंटीमीटर। व्यास हमसे कह दिया 20 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, ठीक है। अब बताओ अगर व्यास 20 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या कितनी होगी? आप कहोगे सर इसकी आधी होगी, 10 सेंटीमीटर। अब अगर इसमें परिधि की बात की जाए तो परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर का मान कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 पाई, ठीक है। अब देखो मैंने आपको यहाँ से कौन सी चीज़ समझाई, आप मुझे एक चीज़ समझाना। मैंने यहाँ पर पहले व्यास कितना था? 10, और अभी व्यास कितना कर दिया? 20। तो यहाँ पर व्यास को क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। व्यास को क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। आप मुझे बताओ, सबसे पहली ही वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, जब भी कोई चीज़ 2 गुनी हो जाती है तो 2 गुनी का मतलब उसमें 100% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और वैसे भी निकाल सकते हो आप, 10 से कितना हो गया? 20। तो बताओ कितने की वृद्धि हो गई? 10 की। अब ये 10 की वृद्धि कितने पर होगी? 10 पर। और गुना किससे करेंगे? 100 से। इसका मतलब जो ये व्यास होगा तो व्यास में 100% की क्या होगी? वृद्धि होगी। अब देखो हमने तो चेंज केवल किसको किया था? व्यास को ही तो किया था। व्यास को डबल कर दिया। आप मुझे बताओ, त्रिज्या 5 थी, त्रिज्या बाद में कितनी हो गई? 10। तो आप मुझे बताओ क्या त्रिज्या भी डबल हो गई क्या? व्यास को डबल करते ही त्रिज्या भी क्या हो गई? डबल। अब जैसे ही त्रिज्या डबल होगी तो बताओ त्रिज्या में भी कितना परिवर्तन होगा? सर त्रिज्या में भी 100% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। फिर मुझे बताइए, अगर मैं बात करना चाहूं परिधि की, तो परिधि कितनी थी? 10 पाए, और बाद में परिधि कितनी हो गई? 20 पाए। क्या परिधि डबल हो गई? क्या 10 का डबल 20 हो गया? तो यहां से भी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 100% की वृद्धि। तो यहां से मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं? यहां से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं त्रिज्या, व्यास या परिधि, अगर इन तीनों में से किसी भी एक में परिवर्तन किया जाता है, अगर त्रिज्या, व्यास और परिधि इन तीनों में से किसी भी एक में परिवर्तन किया जाता है तो उतना ही परिवर्तन अन्य 2 चीजों में भी हो जाता है। जैसे व्यास में अगर 100% की वृद्धि हो गई तो यहां पर त्रिज्या और परिधि में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 100% की ही वृद्धि होगी। तीनों में समान परिवर्तन होता है, ध्यान रखना इस वाली चीज को, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कई बार वो इस टाइप से बोल देता है। देखो अब क्षेत्रफल में तो क्या आती है? त्रिज्या ही तो आती है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग तो क्या करके जाते हो? केवल त्रिज्या वाला क्वेश्चन करके जाते हो। लेकिन मान लीजिए वो आपसे एग्जामिनर ऐसे बोल दे किसी वृत्त की परिधि में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? अब परिधि दे दी, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या देना चाहिए? त्रिज्या की बात करनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस टाइप से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको ये पता है कि अगर परिधि में 10% की वृद्धि होगी तो त्रिज्या में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 10% की ही वृद्धि होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं त्रिज्या वाले प्रश्नों को। आप इस नोट को ध्यान रखना कि इन तीनों में से जितना परिवर्तन एक में करेंगे उतना ही परिवर्तन अन्य 2 चीजों में भी होगा, ठीक है। अगर त्रिज्या में परिवर्तन करेंगे तो उतना ही परिवर्तन व्यास और परिधि में भी होगा। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से वृत्त में। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में कहा गया है, ऐसे लिख देता हूं, किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में किसी वृत्त की त्रिज्या में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेकंड क्वेश्चन में यहां पे लिखता हूं, वृत्त का ये, ठीक है, किसी वृत्त के व्यास में, किसी वृत्त के व्यास में
10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, किसी वृत्त की परिधि में 16 सहित 2/3% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, एक तो त्रिज्या में परिवर्तन करके दे दिया, एक व्यास में परिवर्तन करके दे दिया और तीसरा परिधि में परिवर्तन करके दे दिया। पहला क्वेश्चन कहेगा किसी वृत्त की त्रिज्या में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, वृत्त की बात चल रही है ध्यान रखना, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन दे दिया किसी वृत्त के व्यास में 10% की वृद्धि कर दी जाए, फिर कहा गया किसी वृत्त की परिधि में। अब आप मुझे ये बताओ, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल में आर स्क्वायर त्रिज्या ही तो आती है, क्षेत्रफल में आर स्क्वायर का मतलब क्या लिख सकते हैं, आर गुना आर, क्या आती है यहाँ पर त्रिज्या, व्यास भी नहीं आता और परिधि भी नहीं आती। अब पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओ कौन से तरीके से बनाना चाहिए, फ्रैक्शन वाले तरीके से बनाना चाहिए, a+b से मत बनाना, किससे बनाओगे, फ्रैक्शन वाले तरीके से। अब फ्रैक्शन वाले तरीके से कैसे बनाओगे, देखिए 33 सही 1/3% का मतलब कितना होगा, 1/3। इसका मतलब पहले त्रिज्या अगर 3 थी तो बाद में त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4। ये त्रिज्या की बात है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि आप इस कांस्टेंट को हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर लगा के रखोगे तो भी आंसर वही आएगा, पाई आर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, इसका मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा 9 पाई। बाद में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 पाई। आप मुझे बताओ 9 पाई से 16 पाई हो गया तो कितने पाई की वृद्धि हो गई, 7 पाई की वृद्धि हो गई। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब 7 पाई की वृद्धि हो रही है कितने पर, 9 पाई पर। गुणा किससे करेंगे, 100 से। देखो पाई से पाई क्या हो गया, कट गया ना। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कांस्टेंट होगा वो खुद भी खुद कट जाता है, तो आपको कांस्टेंट नहीं भी लोगे तो काम चल जाएगा आपका। अब आप मुझे ये बताओ 7/9, 7/9 का मतलब 11 का पाड़ा। मैंने बताया था ना 1/9 का मतलब 11 से 1/9, तो 7/9 का मतलब 7 का पाड़ा, गुणा कर दो उसमें 7 का, तो 11 7 77। आंसर आएगा 77 सही 7/9% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, सिखाई थी ये सारी चीजें, और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर गुणा करना पड़ेगा यहाँ से। 7 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 7 गुणा 100 हो जाएगा हमारा 700। 700/9 भाग लगा देना, 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63, शेषफल बचेगा 7, 77 सही 7/9%। अब यहाँ पर आ जाइए, व्यास में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की। क्षेत्रफल पूछा गया है, अब मुझे बताओ क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर मतलब किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। अब बताओ अगर व्यास में 10% की वृद्धि करेंगे तो त्रिज्या में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 10% की। अभी बताया था कि तीनों में से किसी में परिवर्तन करेंगे तो समान परिवर्तन अन्य 2 चीजों में होगा, तो त्रिज्या में भी यहां पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 10% की। अगर व्यास में 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो त्रिज्या में भी 10% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब चाहे आप इसको फ्रैक्शन से कर लो, चाहे आप इसको a+b+ab/100 से कर लो। आप मुझे बताओ क्षेत्रफल की बात हो रही है, कितनी संख्याएं चाहिए, 2 संख्या चाहिए, लेकिन हमें कितनी संख्या दे रखी है प्रश्न में, एक ही दे रखी है, त्रिज्या में 10% की वृद्धि दे रखी है। तो मैंने आपको क्या कहा था, क्षेत्रफल में 2 संख्याएं चाहिए, तो इसी को ही a मान लो और इसी को ही b मान लो, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, देखो r गुणा r मतलब पहली संख्या भी त्रिज्या के लिए और दूसरी संख्या भी त्रिज्या के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 + 10 + 10 गुणा 10, प्लस में ही रखना है क्योंकि वृद्धि हो रही है, यहाँ से काट दो यहाँ से, तो 10 और 10 कितना, 20, 20 और 1 कितना आ जाएगा, 21। तो 21% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तीसरा देखो, तीसरे क्वेश्चन में भी आपको त्रिज्या नहीं दिया, तीसरे क्वेश्चन में भी क्या कहा गया है, किसी वृत्त की परिधि में 16 से 2/3% की कमी। अब मुझे बताओ अगर परिधि में 16 से 2/3% की कमी कर रहे हैं तो क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, और क्षेत्रफल में क्या यूज करते हैं हम, त्रिज्या यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब त्रिज्या अगर परिधि में 16 से 2/3% की कमी होगी तो बताओ त्रिज्या में भी क्या 16 से 2/3% की ही कमी होगी क्या, समान परिवर्तन होगा। ठीक है,
अब कर लेते हैं इसको सॉल्व हम। यहाँ पर कौन सा तरीका लगेगा बताओ, फ्रैक्शन वाला तरीका लगेगा। 16 सही 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/6। इसका मतलब पहले त्रिज्या अगर 6 थी तो बाद में त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर आर, ये त्रिज्या तो थी आपकी, ठीक है। आर का मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 पाई। पाई को हटा दूं क्या मैं यहाँ से, क्योंकि कांस्टेंट तो कट जाएगा, पाई को हटा दो भले ही आप। यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब बताओ 36 से 25 कितने की कमी आ जाएगी, यहाँ से कमी आ जाएगी हमारे पास में 11 की, ठीक है ना। घटा लेना, 36 में से 25 गया तो 6 - 5 करेंगे 1, 3 - 2 करेंगे 1, 11 की कमी आएगी कितने पर, 36 पर, और गुना कर दीजिए 100 से। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 नाम 36, 4 से 25 बार कटेगा और गुणा कर लो 25, 11 पंजे 55, ये तो हो जाएगा 11 पंजे 55, और 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, 275/9। अभी भी भाग देना चाहो तो दे लीजिए, 9 तिया 27, ठीक है। 5 में कितने बार जाएगा, 0 बार। इसका मतलब 30 सही 5/9% की क्या हो जाएगी यहाँ पर कमी, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30 सही 5/9। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 36 से 25 हो गया, मतलब कितने की कमी होगी, 11 की कमी होगी। कितने पर, 36 पर गुणा करेंगे 100 से। 4 से काट लो, 4 नाम 36, 4 से 25 बार, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275/9। 9 का भाग लगा दो, 3 बार तो इसमें जाएगा, 5 में कितने बार जाएगा, 0 बार। शेषफल बचेगा 5, तो 30 सही 5/9% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो वृत्त पर इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है, त्रिज्या देकर भी पूछ सकता है क्षेत्रफल के बारे में, व्यास देकर भी पूछ सकता है क्षेत्रफल के बारे में, और परिधि देकर भी आपसे पूछ सकता है क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का टाइप 2 एंड टाइप 3 क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को जो 4 पार्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने क्या कहा, आप लोगों को पूरा एक बार अच्छे से मैं पूरा बता दूंगा प्रतिशत के बारे में, आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगी प्रतिशत के क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं। फिर मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस लेके आऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग वीडियोस पे कमेंट नहीं करते हो। देखो मैं आप लोगों को लाइक करने के लिए भी नहीं कहता, सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहता, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, कमेंट्स आप लोग जरूर कीजिए कि आपको वीडियो किस टाइप का लगा, क्या कमी दिखाई दे रही है, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, कमेंट जरूर किया करो कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा, 2 ही चीज़ें होंगी, या तो अच्छा लगेगा या फिर बुरा लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग बता दिया करिए, ठीक है ना, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। आप आज तो हम इतना ही रखते हैं, बाकी बातें फिर टाइप 4 की बात जो आयतन वाले क्वेश्चन होंगे, आयतन वाले क्वेश्चंस को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।